गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम का दौर अभी नज़दीक आ गया है बच्चों, इसलिए अभी आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर से आप सभी को इतिहास की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आप सभी को ये मालूम होगा कि एसएसटी में बच्चों मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाया है, एक एक चैप्टर को मैंने लगातार पढ़ाया है बच्चों, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाया था, उसके बाद मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था एक चैप्टर, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का भी एक चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद जो है मैंने आपदा प्रबंधन का भी केवल एक ही चैप्टर पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद पुनः मैं लेकर के आया हूं इतिहास की दुनिया में फिर चैप्टर नंबर 2 के साथ बच्चों, आपको है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग का दूसरा नंबर इतिहास का होने वाला है चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आखिर समाजवाद और साम्यवाद क्या है। समाज के बारे में तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे समाजवाद क्या है ना। सबसे पहला बच्चों हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चे, सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है, समाजवाद, है ना। समाजवाद किसे कहते हैं, ठीक है। समाजवाद क्या है, ऐसे में तो बहुत सारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि इसको सवाल बना करके भी लिखवाते हैं। यहाँ पर भी पढ़ा देंगे कि समाजवाद लिखिए और डैश दीजिए, उसके बाद इसके बारे में लिखिए। ये क्या लिखवाएंगे बच्चों, आपको परिभाषा ही न लिखवाएंगे, इसलिए केवल आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। यानी कि आपका परिभाषा सहित ये सवाल क्लियर हो गया बच्चों। अगर थोड़ा सा भी आप सभी लोग विद्वान हैं तो इन चीज़ों को समझ सकते हैं बच्चों कि समाजवाद मैंने लिखवा दिया, यानी इसका परिभाषा मैंने क्लियर करवा दिया। समाजवाद या फिर समाजवाद क्या है, समाजवाद से क्या समझते हैं, ये सारे सवाल का एक ही जवाब आप लोग दे सकते हैं बच्चों। वो भी कैसे दे सकते हैं बच्चों, तो देखिए समाजवाद का मतलब होता है कि जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है ना। और साम्यवाद का मतलब होता है बच्चों, साम्यवाद का मतलब क्या होता है, साम्य का मतलब ही होता है बच्चों बराबर, बराबर बराबर कह सकते हैं या फिर समान, बराबर या फिर समान होता है। साम्य का मतलब बराबर या फिर समान, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम लोग चलिए इसको परिभाषा स्वरूप क्या लिखेंगे और एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इतिहास के लिए लेकर आए बच्चों समाजवाद एवं साम्यवाद। क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है पार्ट है बच्चों, चैप्टर है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद किसे कहते हैं, लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था। बच्चों यहाँ से आप लोग समझेंगे कि परिभाषा इसका हम लोग कैसे देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसमें क्या होता है, उत्पादन के साधन पर, उत्पादन उत्पादन के साधन पर, उत्पादन के साधन पर, है ना, किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। पहला चीज आप लोग यहाँ पे समझ लिए कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन पर या फिर जिसमें उत्पादन पर क्या होता है बच्चों, किनका नियंत्रण होता है, तो प्यारे बच्चों सरकार का नियंत्रण होता है। किसका, तो सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण होता है, क्या कहते हैं, उसे लिखेंगे यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि आखिर समाजवाद का उदय कब हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो फिर अगला पॉइंट इसी में अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों कि समाजवाद का उदय, समाजवाद समाजवाद का उदय उदय कब हुआ था बच्चों, तो ये 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में, शताब्दी 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में हुआ था, है ना, 18वीं शताब्दी में हुआ था। अब समझ गए यहाँ पर कि समाजवाद का उदय कब हुआ था,
18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है ना। यानी सरकार का नियंत्रण कब लगा कि हाँ अब सरकार के नियंत्रण में लोगों को रहना चाहिए, तो वह 18वीं शताब्दी में लोगों को ये लगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ से हुआ कि 18वीं शताब्दी समाजवाद का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। और क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था बच्चों, इसका मुख्य कारण क्या था कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह क्या हुआ, समाजवाद का उदय हुआ, ठीक है ना। लिखेंगे कि समाजवाद का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था औद्योगिकरण, यानी औद्योगिक क्रांति, है ना। समाजवाद का मुख्य कारण क्या था मेरे बच्चे, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति आने के कारण ही समाजवाद का क्या हुआ था बच्चों, उदय हुआ था, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आया, समाज दो पार्ट्स में बंट गए बच्चों, समाज जो है दो पार्ट्स में बंट गए। अगर आपसे सवाल करता है बच्चों समाजवाद और साम्यवाद से कि समाज जो है कब दो भागों में बंटे हुए थे, जिसमें एक भाग है प्यारे बच्चों आपको मजदूर वर्ग है, और एक क्या है पूंजीपति, एक क्या है बच्चों पूंजीपति लोग थे, और दूसरा क्या था यहाँ पर मजदूर वर्ग। एक तो मजदूर वर्ग के लोग थे और दूसरा पूंजीपति वर्ग के लोग थे, है ना। अब जो यहाँ पे पूंजीपति का मतलब होता है, जैसे कि यह जो है अमेरिका में है, पूंजीपति लोग अमेरिका में है, और यहाँ पर जो है जापान में है, ठीक है। जो सरकार की गिरफ्त में लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना, वे अपना खुद का पूंजी के बल पर क्या करते हैं कि खुद अपना शासन एक तरह से चलाते हैं, अपने पूरे जिस क्षेत्र में वे लोग पूंजीपति लोग रहते हैं पूरे क्षेत्र में अपना शासन चलाते हैं, ठीक है ना। और मजदूर वर्ग का मतलब होता है कि ये सभी पूंजीपति लोगों के इनके कैद में ये सभी लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं, ठीक है। तो ये समाज जो है उस समय जब औद्योगिक क्रांति आया तो समाज मजदूर वर्ग अलग भाग में बंट गए और यहाँ ये पूंजीपति लोग अलग भाग में बंट गए बच्चों, ठीक है। इतना सारा समझ लिए, समाजवाद के बारे में आप लोग समझ लिए, ठीक है। तो चलिए बस नेक्स्ट इतना आप लोग को काफी है केवल समाजवाद के लिए। तो अब हम चलते हैं देखते हैं साम्यवाद क्या है, उसका भी हम परिभाषा पहले समझेंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, समाजवाद एवं साम्यवाद, दोनों का परिभाषा हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम किसी पॉइंट्स को देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, साम्यवाद, है ना। तो साम्यवाद किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सभी बच्चे जो है ध्यान से समझ सकते हैं आप लोग, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी लोगों का समान क्या होता है बच्चों, समान रूप से अधिकार होता है, समान रूप से अधिकार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं साम्यवाद, उसे साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद का अर्थ जो है हम लोग समानता भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि साम्यवाद का मतलब ही होता है कि सभी लोगों को समान रूप से रहने के लिए कोई बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया जाए कि नहीं हम लोग जो है यहाँ पे सभी लोग एक ही समान है, यहाँ पे वर्ग विहीन लोग रहते हैं। यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं जी, वर्ग विहीन लोग रहते हैं, यहाँ यानी कि वर्ग यहाँ पे वर्ग रहता ही नहीं है कि आप छोटे वर्ग के हैं मैं बड़ा वर्ग का हूँ, या फिर मैं छोटा वर्ग का हूँ आप बड़े वर्ग के हैं, ये वर्ग नाम का चीज ही नहीं रहता बच्चों। यानी यह वर्ग विहीन समाज को हम कहते हैं साम्यवाद, ठीक है ना, साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, साम्यवाद कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद जो है अभी हम बताएं कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है आर्थिक दृष्टि से समाज कितने भागों में बटे थे जी, दो भागों में, ठीक है ना। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगला पॉइंट, चलिए इसको पॉइंट ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था, चलिए तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या कि औद्योगिक क्रांति के बाद
औद्योगिक क्रांति के बाद, है ना, औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से, किस दृष्टि से जी, आर्थिक दृष्टि से, है ना, औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में क्या करा बच्चों, समाज कितना वर्ग में जी, कितना वर्ग में, दो वर्गों में क्या हुआ बच्चों, बंट गए, दो वर्गों में बंट गए। ठीक है, कौन कौन वर्गों में बंटे थे जी, औद्योगिक क्रांति जिस समय लोग जो है अपने हाथ पैर से काम करना जिस समय बंद कर दिए और पूंजीपति लोग जो है उद्योग बैठाने लगे, कल कारखाने बैठाने लगे, तो एक ऐसा समय आया था कि सभी लोग आदि मानव के रूप में रहते थे। ठीक है, और अचानक क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है कल कारखाने बढ़ने लगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया था कि लगातार भयानक रूप ले लिया कल कारखाना और सभी जो मजदूरा वर्ग के लोग थे सभी भूखे मरने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में बंट गए। ठीक है, मैंने पहले ही भी बताया था इस चीज को कि एक जो है पूंजीपति, एक जो है बच्चों पूंजीपति वर्ग में, और दूसरा जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपको श्रमिक, यहाँ पे क्या कर रहा है जी, श्रमिक वर्ग में बंट गए। ठीक है, श्रमिक वर्ग में बंट गए, जिसे हम लोग मजदूरा वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मजदूरा वर्ग भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, किसी भी प्यारे बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगला जो भी क्लास होगा उसमें उस दिक्कत को सुधार करने की कोशिश की जाएगी, उसको जो है एक एडवांस के तौर पर हम बता देंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके सभी लोग समान रूप से अधिकार होता है, जिसमें सभी लोगों का समान अधिकार होता है, समाजवाद कहते हैं। यानी समाजवाद का मतलब ही होता है समानता। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ बच्चों कि आर्थिक दृष्टि से समाज दो पार्ट्स में बंट गए। कौन कौन, तो पूंजीपति। सवाल पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज कितने भाग में बंटे थे, ऑप्शन रहेगा दो भाग में, और यहाँ पे बच्चों जो है आप जो है इसका क्लियर करेंगे कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग केवल दो भागों में बंटे थे, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, है ना। चलिए उसके बाद जो है हम आगे की टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है आगे वाला। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्यारे बच्चे आप जो है चैनल पर अगर नए आए होंगे ना तो पूरा मैट्रिक की एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में आप लोग देखेंगे समाजवाद के प्रमुख विचारक। क्या देखेंगे जी, समाजवाद के प्रमुख विचारक, समाजवाद के प्रमुख विचारक को आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन कौन थे, समाजवाद के बारे में कौन कौन विचार करते थे हमेशा, उन लोगों को आप अच्छा कहें या फिर बुरा कहें। ठीक है, आखिर समाजवाद के ये लोग विचारक थे क्यों, ठीक है ना, आप लोग अपने ऊपर निर्भर करते हैं, सोच सकते हैं कि क्यों थे। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समाजवाद के प्रमुख विचारक थे कौन कौन। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर यहाँ पर हो जाएगा कि सेंट साइमन। कौन थे बच्चों, सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन। दूसरा में हो जाएगा बच्चों फेरियर, दूसरा में कौन थे जी, फेरियर थे, है ना, फेरियर। तीसरा में देखे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा लुई ब्ला, है ना, लुई ब्ला। ठीक है, चौथा पॉइंट में हो जाएंगे बच्चों, चौथा नंबर में समाजवाद के विचारक कौन थे, तो आपको रॉबर्ट ओवन थे, है ना, रॉबर्ट ओवन थे बच्चों। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर में देखें बच्चों तो पांचवा नंबर में आपको हो जाएंगे कार्ल मार्क्स थे। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ऐसे लिखेंगे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, पांचवा के बाद हो जाएगा आपको छठा में हो जाएंगे कौन, एंगल। क्या हो जाएंगे, एंगल्स। ठीक है ना, ये सभी लोग क्या थे, तो प्यारे बच्चों समाजवाद के क्या थे बच्चों, तो विचारक, समाजवाद के क्या थे, विचारक थे।
ठीक है ना। ये सभी लोग अगर देखा जाए बच्चों तो कार्ल मार्क्स को केवल ये बहुत प्रसिद्ध थे, इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था तो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। और इसमें से जो है कुछ लोग कहाँ कहाँ के थे, ये लोग कुछ फ्रांस के, कुछ लोग जो है फ्रांस के थे और कुछ लोग जो है रूस के थे, कुछ लोग इसमें रूस के थे लोग, ठीक है। कुछ फ्रांस के थे लोग, कुछ रूस के थे लोग, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अभी जो है इन लोगों का विचार क्या था, इन लोगों का विचार क्या था बच्चों कि सभी लोग क्या करें, ये सभी लोग समाजवाद के विचारक थे। समाजवाद का विचारक का मतलब क्या होता है कि ये लोग हमेशा चाहते थे कि समाजवाद जो है छोटा बड़ा हमेशा रहे, यानी ये लोग कंपनी का सपोर्ट करते थे। ये लोग क्या करते थे, कंपनी का सपोर्ट करते थे। और कंपनी से क्या होता है कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, गरीब लोग हमेशा जो है ये गरीब ही रहेंगे और अमीर लोग क्या होंगे, अमीर लोग हमेशा अमीर ही रहेंगे, ठीक है ना। यानी गरीब लोग हमेशा नीचे ही रहेंगे और अमीर लोग ऊपर भागते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये लोग जो है किसके विचारक थे, समाजवाद के प्रमुख विचारक थे, ठीक है। ये हमेशा क्या करते थे लोग, समाजवाद के विचार में अपना सपोर्ट दिखाते थे, अपना भूमिका रखते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है बच्चों यहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद जो है चलिए फिर देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग का क्या होने वाला है। पांचवा पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। आइए आइए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। अब हम कहेंगे कि पुराने समय में जो भी समाजवादक थे या फिर साम्यवादी लोग थे उनके बारे में अब हमें क्या पढ़ना। अब चलिए अभी के समय के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि आधुनिक समय में जो है समाजवाद को कितने चरणों में हम लोग बांटते हैं या फिर बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। यानी कि पांचवा नंबर टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है बच्चे, पांचवा नंबर टॉपिक होगा आधुनिक समाजवाद का। यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक समाजवाद का क्या होगा बच्चों, विभाजन दो चरणों में किया जाता है। कितना चरणों में, विभाजन जो है दो चरणों में किया जाता है। कुछ बच्चों को जो है ना ये हिस्ट्री जो है बकवास लगता होगा, लेकिन बच्चों बकवास हो या फिर कुछ भी हो, एग्जाम में आपको टॉपर करना है ना, तो टॉपर आना है बच्चों तो 450 प्लस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया है। पहला चरण की बात करें बच्चों, पहला चरण की, तो यहाँ पे यूटोपियन कौन था बच्चों, यूटोपियन है ना, यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन समाजवाद के बाद दूसरा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा में हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों ये सवाल पूछता है तो भाई मेरे इसको लिखिएगा ना कि आधुनिक समाजवाद का विभाजन कितने चरणों में किया गया है। अगर कहीं सवाल कर दे ऐसे तो आप लोग लिखिएगा दो चरणों में, ठीक है, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। ये सवाल जो है 2 नंबर में भी कभी कभी पूछे जाते हैं बच्चों, 2 मार्क्स के, ठीक है ना। ये कभी कभी जो है 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यूटोपियन समाजवाद के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। यानी कि कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। पहले के समाजवाद को, है ना, पहले के समाजवाद को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, यूटोपियन समाजवाद। लेकिन ये जो है वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब होता है कार्ल मार्क्स के बाद के यह क्या है बच्चों, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, है ना। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को
क्या कहते हैं बच्चों? तो यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को, ध्यान रखना बच्चे, कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को बच्चों हम कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो है सभी लोग क्या थे? यूटोपियन थे। यानी कि यूटोपियन मतलब यूरोप से कुछ लोग आए थे और वे लोग कुछ काम यहाँ पर करना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद क्या हुआ बच्चों? कार्ल मार्क्स के बाद में जो समाजवाद हुआ वह वैज्ञानिक समाजवाद उसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद हम लोग कहने लगे बच्चों। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो था ना, कार्ल मार्क्स जो था प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही भयानक जो था, क्या था? वैज्ञानिक था। एक क्या था? वैज्ञानिक था, है ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में आप लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर छठा नंबर पॉइंट यहाँ पे हम इसी में ले लेते हैं बच्चों। कह रहे कि प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, प्रमुख यूटोपियन है ना, यूटोपियन समाजवादी। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे नजर आ ही रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा जी? तो प्रमुख यूटोपियन यानी कि बच्चों थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक लेते हैं बच्चों, तो हमें पता चल रहा है यूटोपियन किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को क्या कहते हैं बच्चों? तो यूटोपियन समाजवाद यदि कहते हैं। यानी कि मेरे बच्चे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि समाजवादी, कौन समाजवादी? तो यूटोपियन समाजवादी। हम कहेंगे कौन समाजवादी? तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि यूटोपियन समाजवादी, यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद। तो यहां पे कह रहा है कि प्रमुख यूटोपियन समाजवादी, तो कौन कौन थे बच्चों? आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। तो यहां पर कौन कौन थे? तो सबसे पहला यहां पर थे आपको सेंट साइमन। कौन थे बच्चों? सेंट साइमन। ठीक है, उसके बाद दूसरा, पहला थे, दूसरा नंबर में कौन है बच्चों? दूसरा नंबर में फैरियर। तीसरा नंबर में कौन थे बच्चों? तो यहाँ पे लुई ब्ला। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में कौन है बच्चों? कौन थे जी? तो रॉबर्ट ओवन, है ना, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सभी लोग कब आए थे? कार्ल मार्क्स के पहले आए थे। ठीक है, और ये कब के हैं लोग? ये कब के हैं लोग? कार्ल मार्क्स के पहले के लोग हैं, इसीलिए तो इनको यूटोपियन कहा गया है ना। क्योंकि यूटोपियन लोग कब के थे? यूटोपियन समाजवाद कब का था? तो कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद था, और ये लोग कार्ल मार्क्स के पहले आए थे। कार्ल मार्क्स के पहले आए थे लोग। कब आए थे लोग? पहले, है ना, ये लोग कार्ल मार्क्स के पहले आए थे लोग। ठीक है, और इन लोगों का विचार क्या रहता था हमेशा? तो सेंट साइमन क्या सोचते थे? फैरियर जो है क्या हमेशा कानूनी नियम निकाल रहे थे? लुई ब्ला क्या कह रहे थे? और रॉबर्ट ओवन क्या कह रहे थे? इन लोग का विचारधारा क्या था बच्चों? इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, सेंट साइमन जो है हमेशा ये चाहता था कि किसी भी मजदूर को जितना काम करता है उतना मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, यानी काम के बराबर मजदूरी जो है मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, और यही लाजमी है ना। यही अच्छी बात है कि काम के अनुसार जो है मजदूरी मिलना चाहिए। कौन चाहते थे? तो सेंट साइमन क्या चाहते थे? कि घर में जो है, मान लीजिए कोई आ रहा है कहीं से, और आप जो है उसको बुला करके अपने घर में काम करवा रहे हैं। मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, और वहां पे जो है अभी जो है वह 8 घंटे काम कर रहा है, तो 8 घंटे काम करने के हिसाब से जो है उसको मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे बड़े लोग जो है क्या करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं और बहुत सारा पैसा जो है लेते हैं मजदूरों से। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आ रहा है, बिजली मिस्त्री आ रहा है, और 10 मिनट कोई बिजली का अगर तार कहीं बना देता है ना, शॉर्ट सर्किट रहता है तो उसको क्लियर कर देता है, तो क्या करता है, बोलता है कि हमें 500 रुपये चाहिए। लेकिन वही मजदूर जो है दिन भर अगर काम करता है तब भी उसको लोग 300, 200, 250 ऐसे मजदूरी देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे सेंट साइमन का कहना है नहीं, यह बिल्कुल अन्याय है, काम जितना हो रहा है उतना मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फैरियर को देखा जाए बच्चों, तो ये फैक्ट्री, ये जो है ना, ये कहते थे कि फैक्ट्री में काम मत करो,
फैक्ट्री में काम मत करो। तो काम कहाँ करो? तो अपने अगल बगल में जो है खेती कर लो, अपने अपने जो है आसपास में कोई शहर में कोई बाजार में जो है कुछ काम कर लो। लेकिन फैक्ट्री में अगर काम करोगे तो क्या होगा बच्चों? तो फैक्ट्री में अगर काम करोगे तो गरीब जो है, गरीब को वे लोग कम राशि देंगे, जिससे गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर क्या होता जाएगा बच्चों? तो अमीर जो है अमीर होता जाएगा, यानी ऊपर की तरफ इनका पैराग्राफ निकलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कौन कर रहा है बच्चों? तो फेरियर कहते हैं कि फैक्ट्री का काम बंद करो। यानी अगर कहीं सवाल पूछता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में कि कौन कहते थे फैक्ट्री में काम करने के विरोधी कौन थे, चारों का चारों ऑप्शन में रहेगा सेंट साइमन, फेरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन। क्या लगाएंगे बच्चों? बोलो बोलो, क्या लगाएंगे आप लोग? प्यारे बच्चों आप लोग फेरियर लगा दीजिएगा। फैक्ट्री में यही काम करने से मना कर रहे थे समाज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है लुई ब्ला। लुई ब्ला क्या चाहते थे बच्चों? तो लुई ब्ला राजनीतिक सुधार किए। क्या किए जी? राजनीतिक राजनीतिक सुधार किए। क्या किए जी? राजनीतिक सुधार किए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ओवन की अगर बात की जाए बच्चों तो यह कह रहे थे कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है ना। वास्तविक श्रमिक है ना। यानी इनका कहना था कि कोई अगर श्रमिक अपने वेतन से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसे श्रमिक नहीं कहा जाएगा, उसे दुखिया कहा जाएगा, उसे एक मजबूर इंसान कहा जाएगा, उसे एक मजदूर व्यक्ति कहा जाएगा, है ना। और जब वह अपनी पगार से जो है, अपनी वेतन से जो है, अपनी सैलरी से जो है अगर संतुष्ट हो जा रहा है तभी हम उसको वास्तविक श्रमिक कहेंगे बच्चों, ठीक है। ये किसने बोला था? रॉबर्ट ओवन बोले थे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जो है दिल का इमोजी जरूर लगा देंगे। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों आगे बढ़ जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट जो है सभी बच्चे आगे की तैयारी कर लें, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए बच्चों यहाँ तक सभी बच्चे नोट जरूर कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ताकि एग्जाम में जो है आप लोगों को ये काम आवे, है ना। चलिए बच्चों, तो ये कार्ल मार्क्स के पहले के ये सभी लोग थे और ये लोग क्या क्या चाहते थे उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, ठीक है ना। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, हम आगे जो है कार्ल मार्क्स को मैंने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स को कि यह एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसलिए उनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स वाइज पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आइए चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किनके बारे में? कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1800। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1818 में, 1818 में हुआ था। और मृत्यु इनकी कब हुई थी बच्चों? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था बच्चों 1883 में। यानी कितना वर्ष का जीवन इन्होंने व्यतीत किया था बच्चों? तो ये जो है 83 से 18 घटा लीजिएगा, पता चल जाएगा। यानी कितना दिन इन्होंने अपना जीवन गुजारा था? 13 से 8 गया, 13 से 8 गया, कितना होगा जी? 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 13 होता है ना, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा। 65 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स जी ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि मृत्यु इतना में हुआ था, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स वाइज हम इनके बारे में यहाँ पे लिखना चाहूँगा बच्चों। थोड़ा सा लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? चलिए यहीं पे लिख देते हैं, 5 मई 1818 पूर्ण रूप से ही लिख देते हैं, ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु का भी हम क्या करते हैं कि चलिए मृत्यु का जो है अभी डेट इसका फिक्स नहीं है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया जाता है ना, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए जन्म क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि इनका जन्म, लिखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बच्चों?
तो 5 मई 1818 में, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत के, जर्मनी के राइन प्रांत, राइन प्रांत, राइन प्रांत, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। ट्रियर नगर में यहूदी किस परिवार में? यहूदी परिवार में, यहूदी परिवार में हुआ था। लेकिन यहूदी परिवार वाले बाद में क्या किए कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, यानी कि यहूदी से ये लोग अपना धर्म परिवर्तन किए, यानी कि ये जो इनके परिवार थे ना कार्ल मार्क्स के, तो ये जो है जर्मनी के राइन प्रांत में इनका जन्म ट्रियर नगर में हुआ था। और ये कह रहा है कि मैं यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है ना। फिर बाद में कह रहा है कि ईसाई धर्म को इन लोगों ने, कह रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में ये क्या किए? बाद में ये ईसाई धर्म को अपना लिए। किस धर्म को? ईसाई धर्म को अपनाए, है ना, ईसाई धर्म को अपनाए, ठीक है। अगर सवाल पूछता है कि कार्ल मार्क्स बाद में पहले कौन धर्म के थे? यहूदी धर्म के थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या अपना लिया? तो ईसाई धर्म को अपना लिया, ठीक है ना, ईसाई धर्म को अपना लिया, यानी बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों अगला पॉइंट हम लिखना चाहेंगे कि कार्ल मार्क्स के पिता, यानी कि इनके पिता जो है, इनका पिता कौन थे? तो हेनरिक मार्क्स, इनके पिता हेनरिक मार्क्स थे। हेनरिक मार्क्स कह रहा है थे, ठीक है ना, जो क्या थे बच्चों? जो एक प्रसिद्ध वकील थे, जो एक प्रसिद्ध वकील थे बच्चों, ठीक है ना। प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे। अगर कहीं सवाल में पूछता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों कि कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे, तो आप कहेंगे बच्चों कि वकील थे। कार्ल मार्क्स जो है इतना मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इनका पिता क्या हो सकते हैं? वकील ही न थे। यानी ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स जो है प्रसिद्ध थे, इसलिए इनके पिता वकील थे, है ना। और वकालत कर कर के जो है इनको बहुत प्रसिद्ध बना दिए थे, एक तरह से ऐसे ट्रिक से याद रखना। ऐसे हुआ नहीं था कि वकील थे इसलिए प्रसिद्ध थे इसलिए वकील हुए थे इनके पिता, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक से आप लोग याद रखना कि प्रसिद्ध थे इनके बेटा इसलिए वकील थे इनके पिता, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबका बच्चों? अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। आइए बच्चों, अभी कार्ल मार्क्स के बारे में हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर। कार्ल मार्क्स अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे जी? कार्ल मार्क्स जो है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो कार्ल मार्क्स जो है बोन विश्वविद्यालय, एक और विद्यालय इसमें था अभी, बोन विश्वविद्यालय, ठीक है ना, बोन विश्वविद्यालय, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय, मैंने बोला था ना, और बर्लिन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, बोन विश्वविद्यालय और यहाँ पे बर्लिन विश्वविद्यालय, यानी कि कब? विश्वविद्यालय से अपनी विधि की शिक्षा प्राप्त किए थे। विधि की शिक्षा प्राप्त किए। किसकी शिक्षा? विधि की। यानी विधि का मतलब क्या होता है बच्चों? कानून। इनके पिता क्या थे? तो वकील थे, तो ये कैसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? कानून के बारे में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। और कब किया था बच्चों? कब किया था? प्राप्त किए कब? तो शिक्षा यहाँ पे लिखेंगे कब किए थे, तो 1836 में। 1836 में विधि की शिक्षा 1836 में प्राप्त किए, है ना, प्राप्त किए। ओके, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उसके बाद जो है अगला पॉइंट होगा इसमें कि कार्ल मार्क्स जो है हेगल के विचारों से प्रभावित था। किसके विचार थे?
ये लिखेंगे बच्चों कि हीगल के विचारों से क्या था बच्चों, प्रभावित था। ये हीगल के विचारों से क्या था बच्चों, तो प्रभावित था, है ना, प्रभावित था। ये हीगल के विचारों से प्रभावित था, ठीक है। यानी कार्ल मार्क्स, अरे भैया इनके लिए सम्मानित थे लिखिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे, है ना। अब आया समझ में, मजा आया ना। चल उसके बाद लिखेंगे कि 1883 में, अभी थोड़ा सा और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1883 में कौन घटना हुआ था, तो कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र, बचपन ठीक है ना, बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। बचपन के मित्र जेनी से क्या किए जी, तो विवाह किए, है ना। इन्होंने, अब कहेंगे कि कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी, कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी बच्चों, तो जेनी थी। कौन थी, जेनी। यह जो है VBI ऑब्जेक्टिव आपके लिए बना, यहाँ से जो है इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में ये हर हाल में आएगा ही आएगा कि कार्ल मार्क्स की पत्नी कौन थी, या फिर कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया था, तो जेनी से। जेनी याद रखना, कार्ल मार्क्स जेनी, ठीक है। चलिए ये सारा चीज तो समझ में आया होगा। चलिए फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा और चीजों को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आइए बच्चों, इसके बाद अभी हम कार्ल मार्क्स के कुछ पॉइंटों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अभी भी हम लिखेंगे क्या, कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों का अध्ययन किया, तो कार्ल मार्क्स जो है मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किया। क्या लिखेंगे बच्चों, कार्ल मार्क्स ने मॉन्टेस्क्यू और किसके विचारों का जी, और जो है रूसो के विचारों का क्या किया बच्चों, अध्ययन किए, ठीक है ना, अध्ययन किए। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स और ने क्या किया कि मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किया कि इन लोगों के विचार में आखिर क्या चल रहा है। जैसे कि वे लोग जो भी सोचते थे उनके बारे में जो है इन्होंने देखा कि ये लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, यानी कि उन लोगों के विचारों का अध्ययन किया, उन लोगों के विचारों का पता लगाया। कौन, तो कार्ल मार्क्स, है ना। ऐसे याद रखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किसने किया बच्चों, तो ऐसे ही सवाल आता है तो बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन नहीं बच्चों, आपके माइंड ऑफ सिलेबस, आपके माइंड में ही वह सिलेबस नहीं है, ठीक है, केवल आउट ऑफ योर माइंड होता है, ठीक ना। तो इसलिए बच्चों कार्ल मार्क्स किसके विचारों का अध्ययन किया था, तो मॉन्टेस्क्यू आ जाए इसको भी लगा देना, रूसो आ जाए इसको भी आप लोग लगा देना, या फिर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का अध्ययन किसने किया, तो यहां से एक बहुत ही भयानक ऑब्जेक्टिव बनता है कि कार्ल मार्क्स ने किया, ठीक है। उसके बाद इसी में पॉइंट आएगा बच्चों कि 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल्स से हुई। कब हुई, 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता, है ना, मित्रता किनसे हुई, एंगल्स से, है ना। किससे हुई बच्चों, एंगल्स से हुई। ये जो है कब, तो 1844 में इन्होंने जो है 1844 में कार्ल मार्क्स की मित्रता यानी कि एंगल्स से हो गई। किससे हो गई, एंगल्स से। तो सवाल पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की मित्रता किनसे हुई थी, एंगल्स से, एंगल्स, है ना, एंगल्स से, ठीक है। देखिए क्यों, इसको याद रखेंगे कैसे, कार्ल से क से कोण होता है, तो एंगल मीन्स क्या होता है, कोण होता है, ठीक है ना, एंगल मीन्स कोण होता है। इससे भी याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल से, कार्ल मार्क्स
एंगल से, कार्ल क से कार्ल, क से कोण और एंगल, एंगल है ना, एंगल, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मार्क्स और एंगल्स ने, मार्क्स और एंगल्स ने, अब ये दोनों एक हो गए, ठीक है ना, और दोनों देखिए मिलकर क्या कर रहे हैं अब, मार्क्स एवं एवं एंगल्स ने, एंगल्स एंगल्स मार्क्स एवं एंगल्स ने क्या किया बच्चों, दोनों ने क्या किया, तो 1848 में, 1848 में है ना, इन्होंने दोनों आदमी मिलकर क्या किए, 1848 में कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा का, साम्यवादी, साम्यवादी घोषणा, साम्यवादी घोषणा का क्या किया बच्चों, घोषणा का क्या किया इन लोगों ने, घोषणा पत्र प्रकाशित किया, घोषणा पत्र, घोषणा पत्र प्रकाशित किया, प्रकाशित किया, घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इन लोगों ने क्या किया कि 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इन दोनों ने मिलकर, किसने किसने, कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, दोनों मित्र ने मिलकर के क्या किया कि साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित कर दिया, ठीक है, प्रकाशित किया। और इसी घोषणा पत्र को, और यही साम्यवादी घोषणा पत्र को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इसकी खासियत क्या है, इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, जिसे जिसे आधुनिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद, समाजवाद का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है ना जी। आधुनिक समाजवाद का जिन्हें क्या कहते हैं जी, तो जनक कहते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं, ठीक है ना, साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं। या फिर आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं, तो साम्यवादी घोषणा पत्र को। इसे किसने किसने प्रकाशित किया था, तो कार्ल मार्क्स और उसके मित्र एंगल्स ने। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, कर रहा है कार्ल मार्क्स ने 1867 में, कर रहा है मार्क्स ने, मार्क्स हाफ नाम ले रहे हैं इसका, मार्क्स ने 1867 है ना, 67 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक में, दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल नामक पुस्तक, नामक पुस्तक की रचना की, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ये जो है बहुत ही बड़ा भयानक सवाल है बच्चों, और ये जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछता आता है, हमेशा पूछता है ये कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की, तो दास कैपिटल, दास कैपिटल बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना सबको, सबको दिखाई दे रहा है ना जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दास कैपिटल की रचना किसने की, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। और इसकी पुस्तक कौन थी, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। या फिर दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ऑप्शन में रहेगा, आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, ठीक है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या थे बच्चों, तो इनका जो है आप पहला नंबर सिद्धांत देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी सिद्धांत को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। यानी द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंदात्मक, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ठीक है ना, भौतिकवाद का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि द्वंदात्मक का मतलब होता है कि एक से अलग अलग हट करके, ठीक है, अलग अलग, यानी द्वंदात्मक, द्वंदात्मक का मतलब होता है दो अलग अलग, दो अलग अलग, है ना। यानी कि दो अलग अलग क्या किए कि भौतिकवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, यहाँ ये सिद्धांत दिए कि वर्ग, यानी कि दो अलग अलग जब वर्ग हैं, एक पिछड़े वर्ग है और एक उच्च वर्ग के लोग हैं, दोनों के बीच क्या चलने लगा, तो संघर्ष चलने लगा। यानी कि हम छोटे नहीं रहेंगे,
हम गरीब नहीं रहेंगे, हमें भी आपके जितना क्या मिलना चाहिए, तो हमें भी आपके इतना क्या मिलना चाहिए, तो हमें भी उसका अधिकार मिलना चाहिए कि हम लोग भी छोटे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो उसे हम कह सकते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, है ना, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास, इतिहास की भौतिकवादी, भौतिक, भौतिकवादी, भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने किया, व्याख्या इन्होंने किया, किसने, तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इतिहास का मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छा से व्याख्या किया, भौतिकवाद का व्याख्या किया, आ रहा समझ में। उसके बाद जो है मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल एवं अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त मूल, मूल का क्या किया बच्चों, सिद्धांत दिया इन्होंने, सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मूल, मूल का मतलब समझते हैं ना, प्राइस, मूल का मतलब तो समझते होंगे कि प्राइस, यानी प्राइस को जो है कुछ जो है महंगे सस्ते जो चीज़ों को बेच रहा था और उन पर क्या किया कि इन्होंने नियंत्रण किया और बोले कि मूल एवं अतिरिक्त मूल्य, यानी उसमें जो है ज़्यादा जो है कुछ पैसे लेकर के, कुछ दौलत लेकर के कोई अगर काम करते हैं तो उसके सिद्धांत पर भी इन्होंने कुछ इतिहास के बारे में, इनके इतिहास के बारे में भी इन्होंने कहा था, अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था बच्चों, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा इसमें, अगला पॉइंट हो जाएगा राज्यविहीन व राज्यहीन, राज्यहीन, है ना, राज्यहीन, राज्यहीन व वर्गहीन, राज्यहीन व वर्गहीन, वर्गहीन समाज की स्थापना, समाज की स्थापना, समाज की स्थापना, है ना। यानी कि कार्ल मार्क्स ने राज्यहीन, यानी ये बोले कि यहाँ पे कोई राज्य नहीं होना चाहिए, हम जो है अखंड भारत है, हम जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे अखंड भारत है और हम ऐसे ही भारत के समान ही हम लोग यहाँ पर ऐसे रहेंगे, है ना। ऐसे भारत का नक्शा हमसे ठीक से नहीं बना है, यानी अखंड भारत हम लोग भारत के रूप में ही रहेंगे और यहाँ पे वर्गहीन, यानी कि ऊंच नीच वर्ग रहेगा ही नहीं, सभी वर्ग एक में मिला दिया जाए, और सभी वर्ग को इन्होंने क्या किया कि एक में ही मिला दिया, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास के 6 चरण बनाए गए थे और वे 6 चरण जो है कौन कौन है बच्चों, ठीक है ना। आइए आइए बच्चों हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण को, है ना। इनके अनुसार जो है इतिहास, इतिहास के, इनके अनुसार जो है बच्चों इतिहास के 6 चरण, 6 चरण। पहला चरण हो जाएगा बच्चों कि आदिम, आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी, साम्यवादी, यानी कि आदिम साम्यवादी समाज का मतलब होता है बच्चों, आदिम समाज, साम्यवादी समाज का मतलब होता है कि जिस समय लोग आदिम में थे, आदिम मानव के तरह थे, उस समय सभी लोग क्या थे बच्चों, तो समान थे, उस समय सभी लोग क्या थे, तो समान थे, है ना, उस समय सभी लोग समान थे, ठीक। दूसरा चरण हो जाएगा बच्चों इनका दासता का युग, दासता, दासता का युग आया बच्चों, ठीक है ना। यानी कि एक लोग जो है, जो पूंजीपति लोग थे, वे छोटे लोगों को क्या किए कि गुलाम कर लिए, ठीक है ना। यानी दासता का मतलब गुलामी का युग, किसका मतलब, दासता का मतलब गुलामी का युग, है ना बच्चों, दासता का मतलब गुलामी का युग, ठीक है ना। तो दासता का युग भी आया उस समय, ठीक। तीसरा नंबर में कह रहे हैं क्या, ये इनका चरण अलग अलग चरण में बांटे थे, तो एक बार कह रहे हैं कि आदिम में लोग आए, उसके बाद दासता का युग आया यानी कि गुलामी का युग आया, ये पूंजीपति लोग जो है गरीब लोगों को गुलाम बना दिए, ठीक। उसके बाद जो है सामंती युग आया, सामंती, सामंती युग, सामंती युग का मतलब ये लोग तो यहाँ पे गुलाम केवल बनाए थे, लेकिन इन पर जो है यहाँ पे सामंतों में अत्याचार करने लगे। सामंती युग में बड़े लोग जो थे, छोटे लोग, स्वर्ण जो कास्ट के लोग थे, वे गरीबों पर क्या किए, अत्याचार करना शुरू कर दिए, यानी कि अत्याचार क्या करना शुरू कर दिए, अत्याचार करना शुरू कर दिए, यानी कि उसे कहा गया क्या, सामंती युग, ठीक है ना। उसके बाद चौथा यहाँ पे पॉइंट है बच्चों कि पूंजीवादी युग, पूंजीवादी, पूंजीवादी
उसके बाद जो है अत्याचार किए, जिसके कारण बड़े लोग क्या बन गए, पूंजीवादी बन गए, और गरीबों को क्या किए, काम करवाते करवाते जो है और गरीब बना दिए, यानी कि पूंजीवादी युग इसे कहा गया, पूंजीवादी युग कहा गया, जहाँ पे गरीब गरीब जो है हमेशा नीचे जा रहे थे, और अमीर जो है बच्चों, अमीर जो है यहाँ पर हमेशा ऊपर जा रहे थे, उसे ही कहा गया था पूंजीवादी युग। ठीक है, उसके बाद आया बच्चों 5 में समाजवादी युग, समाजवादी युग आया। ठीक है ना, और समाजवादी युग, और छठा में क्या आया बच्चों, छठा में क्या, समाजवादी युग का मतलब कि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण होता था। ठीक है, और छठा नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि साम्यवादी युग, साम्यवादी, एक और युग में बांटे, साम्यवादी युग, साम्यवादी युग, जो क्या है बच्चों अभी आया नहीं है, यह जो है कह बोले है ना कि ये आने वाला है। मार्क्स क्या बोल के गए थे कि यह जो है युग अभी आने वाला है। कौन युग जी, तो साम्यवादी युग, साम्यवादी युग के लिए बोले थे कि यह युग अभी आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, और इससे अगला पॉइंट हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्द, यानी कि कल ही आने वाला है बच्चों, और इसी टाइम जिस समय सुबह में आप लोग देखते हैं, सुबह 7 बजे जो है आपको आर्ट्स क्लास लिया जाता है, सुबह में जो है 7 बजे जो आपका आर्ट्स क्लास लिया जाता है बच्चों, कल फिर 7 बजे इसका जो है नेक्स्ट क्लास आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से टेक केयर, गुड बाय।